साथियों, हमने प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत जो सीरीज़ को पढ़ा है, सुना है, समझा है, उसमें हमने एक बार जाने की प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट का जो बेसिक ऑब्जेक्ट है वो है टू प्रिवेंट द मनी लॉन्ड्रिंग, और जो प्रोसीड ऑफ क्राइम के आउटकम है उनको सीज करना, उसके बाद उन्हें कॉन्फिस्केट करना एज पर लॉ। तो सबसे जो बेसिक प्रोसीजर है वो है अटैचमेंट, उसके बाद है सर्च, देन सीजर, और उसके बाद है फ्रीजिंग, और उसके बाद है कॉन्फिस्केशन। बट ये सब प्रोसीजर तो हो गए, पर जिन लोगों ने अपराध किया है उनका क्या होगा? उनके लिए प्रोविज़न जो है वो चैप्टर नंबर 7 में दिए गए हैं, जहाँ पर सेक्शन 43 से सेक्शन 50 तक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर एक बात ध्यान रखिएगा कि मैंने अपीलेंट अथॉरिटी का चैप्टर जो है वो कवर नहीं करा है, क्योंकि अपीलेंट अथॉरिटी के मैक्सिमम सेक्शंस जो है वो रिपेल हो चुके हैं, और कुछ एक सेक्शंस हैं जो काफ़ी ईजियर हैं, जिनको आप अपने सर पे जो है पढ़ सकते हैं। पर एक बात जो है ध्यान रखिएगा कि जो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के मैटर्स हैं वहाँ पर कोई भी जुरिडिक्शन नहीं है सिविल कोर्ट को। अगर किसी प्रोसीडिंग के कॉन्सिक्वेंस पे पावर है अपीलेंट अथॉरिटी को या एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को, क्लियर हो गया आपको? तो अब हम पढ़ेंगे स्पेशल कोर्ट्स क्या होंगे, इनकी पावर्स क्या हैं और कैसे पनिश करेंगी और किन मामलों में संज्ञान ले सकेंगी। तो टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है साथियों। शुरू करते हैं आज का प्रेजेंटेशन। साथियों, चैप्टर नंबर 7 जो है ये डील करता है विद द स्पेशल कोर्ट्स। सेक्शन 43 क्या बोलता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट, ये वर्ड काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट डाउन कीजिए, इन कंसल्टेशन विद चीफ जस्टिस ऑफ द कंसर्न हाई कोर्ट, क्योंकि हर स्टेट में ये कोर्ट है, क्लियर है? तो ये कोर्ट कौन सेटअप करेगी? सेंट्रल गवर्नमेंट, in consultation with the chief justice of the concerned high court for the purpose of trial of the offence punishable under section 4। और ये कोर्ट कैसे बनेंगे? बाय नोटिफिकेशन, और इससे ये बनाएगी या तो एक या एक से अधिक कोर्ट, और ये जो कोर्ट होंगे इनका दर्जा होगा कोर्ट ऑफ सेशंस का, और ये होंगे डेजिग्नेट एज अ स्पेशल कोर्ट फॉर सच एरिया। ये अपनी पावर को एक्सरसाइज करेंगे जो कि स्पेसिफाइड है स्पेसिफिकली इन द नोटिफिकेशन। क्लियर हो गया? तो यदि हम सब क्लॉज 1 को पढ़ते हैं तो हमें 4 चीज़ जो है क्लियर होती हैं। सबसे पहली बात कि ये कोर्ट जो है बनाएगी सेंट्रल गवर्नमेंट। नंबर 2, इन कंसिडरेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ द कंसर्न हाई कोर्ट। नंबर 3, ये कोर्ट जो है ट्रायल करेंगे ऑफ ऑफेंस पनिशेबल अंडर सेक्शन 4 ऑफ द PMLA, और ये कोर्ट जो है अपॉइंट होंगे बाय द वे ऑफ नोटिफिकेशन। इनका दर्जा होगा कोर्ट ऑफ सेशन का, और ये स्पेशल कोर्ट होंगे। ये अपनी पावर को उस एरिया के लिए एक्सरसाइज करेंगे जो कि स्पेसिफाई किया गया है नोटिफिकेशन में। क्लियर हो गया आपको? ये सब क्लॉज नंबर 1 जो है स्पेसिफिकली कहता है। अब स्पष्टीकरण किया है हाई कोर्ट का। हाई कोर्ट मीन्स द हाई कोर्ट ऑफ द स्टेट इन विच द सेशंस कोर्ट डेजिग्नेट एज स्पेशल कोर्ट वॉज फंक्शनिंग इमीडिएटली बिफोर सच डेजिग्नेशन। उदाहरण के लिए मुंबई में अगर कोर्ट है ईडी का, तो उस स्नैरियो में जो मुंबई में जो कंसर्न हाई कोर्ट है उस एरिया की वो है बॉम्बे हाई कोर्ट। तो उस स्नैरियो में बॉम्बे हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस की परामर्श जो है ली जाएगी अगर मुंबई में कोर्ट जो है वो सेटअप करना है। क्लियर हो गया आपको? सब क्लॉज नंबर 2 जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सब क्लॉज नंबर 2 क्या बोलता है कि अगर कोई ट्रायल में सेक्शंस जुड़े हुए हैं आईपीसी के भी इन एडिशन टू PMLA, तो वहाँ पर PMLA के साथ साथ अगर सेक्शन आईपीसी की भी है तो उनकी ट्रायल भी यहाँ पर की जा सकती है। ये सब क्लॉज नंबर 2 जो है पावर देता है स्पेशल कोर्ट्स को, तो कोई दिक्कत ही नहीं अपने को। सेक्शन 44 जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर सेक्शन 44 क्या कहता है? इट इज़ रिगार्डिंग द ऑफेंस ट्रायबल बाय द स्पेशल कोर्ट, की वो कौन कौन से ऑफेंस है जिनको ट्राई कर सकता है स्पेशल कोर्ट। तो इसकी ओपनिंग लाइन क्या है? नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन CRPC, मीन्स CRPC में कोई बात के होते हुए भी। और आपको मैं हमेशा कहता हूँ जो नए बच्चे हैं या लिटिगेंट हैं कि आप कोई भी एक्ट पढ़ो, पर जो CRPC पेरेंट एक्ट है उसको जरूर पढ़ो। CRPC क्लियर होगी तो एक्ट को इजीली पढ़ पाओगे, अगर CRPC क्लियर नहीं है तो एक्ट को इजीली नहीं पढ़ पाओगे। तो ये क्या कहता है कि CRPC में किसी बात के होते हुए भी अगर कोई ऑफेंस है और पनिशेबल है अंडर सेक्शन 4, और कोई शेड्यूल ऑफेंस है जो कि कनेक्टेड है टू द ऑफेंस अंडर दैट सेक्शन शैल बी ट्रायलेबल बाय द स्पेशल कोर्ट कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर द एरिया इन विच द ऑफेंस हैज़ बीन कमिटेड। तो इस धारा को पढ़ने से हमें 3 बातें जो है मालूम पड़ती है कि जो भी अपराध हैं जो कि पनिशेबल हैं धारा 4 के अंदर, इसके अलावा शेड्यूल ऑफेंस जो भी हैं जो कनेक्टेड हैं उस ऑफेंस से, तो उनकी ट्रायल जो है वो स्पेशल कोर्ट करेगा, बट उस एरिया में वो अपराध घटित होना चाहिए जिस एरिया के लिए वो स्पेशल कोर्ट जो है डेजिग्नेट किया गया है बाय द वे ऑफ नोटिफिकेशन। क्लियर हो गया अपने को? कोई दिक्कत ही नहीं है। अब यहाँ पर एक प्रोविजो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि एक्ट जो है वो कमेंस नहीं हुआ है, पर उसके कमेंसमेंट से पहले कोई स्पेशल कोर्ट है और वो किसी ऑफेंस को ट्रायल कर रहा है जो कि शेड्यूल ऑफेंस है PML एक्ट में, तो वो स्पेशल कोर्ट उस शेड्यूल ऑफेंस को ट्रायल करता रहेगा। उसका जुरिडिक्शन किसी भी रूप में ये एक्ट जो है वो अफेक्ट नहीं करेगा। क्लियर हो गया आपको? अब सब क्लॉज नंबर B क्या बोलता है? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। स्पेशल कोर्ट में ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अपॉन अ कंप्लेंट मेड बाय अथॉरिटी ऑथराइज इन दिस बिहाफ। अब स्पेशल कोर्ट क्या करेगा? किसी कंप्लेंट पर जो कि प्रस्तुत की जाएगी बाय द अथॉरिटी जो कि ऑथराइज है इन दिस बिहाफ अंडर दिस हेड, क्लियर है? ये कॉग्निजेंस लेगा ऑफ द ऑफेंस
अंडर सेक्शन 3 विदाउट द अक्यूज बीइंग कमिटेड इट फॉर ट्रायल। अगर अक्यूज उसके पास प्रोड्यूस नहीं भी हुआ है एज पर द प्रोटोकॉल, तो उस स्नैरियो में अगर कंप्लेंट भी फाइल हुई है तो यह ऑफेंस का संज्ञान ले सकता है जो कि पनिशेबल है एज पर द प्रोटोकॉल ऑफ प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। पर इस धारा को पढ़ने से हमें 4 बातें जो है मालूम पड़ती है। सबसे पहली बात, who will take the cognizance? The special court, number 1. Number 2, how it will take on a complaint. Number 3, the complaint should be made by the authority authorized in this behalf under this head. अगर authority authorized नहीं है तो complaint हो जाएगी ultimately failure। चौथी बात है, ये cognizance लेगा उन अपराधों का जो punishable है धारा 3 के अंदर, और ये आवश्यकता नहीं कि accused को इसके सामने जो है प्रस्तुत किया गया हो ट्रायल प्रोसीडिंग के लिए। ये सब क्लॉज नंबर बी कहता है। अब यहाँ पर भी एक प्रोविजन लगा हुआ है, वो प्रोविजन क्या कहता है? प्रोवाइडेड दैट आफ्टर कंक्लूजन ऑफ द इन्वेस्टिगेशन, की इन्वेस्टिगेशन चल रहा है पर वो कंक्लूड हो चुका है, इफ़ नो ऑफेंस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग इज मेड आउट रिक्वायरिंग फाइलिंग ऑफ सच कंप्लेंट, द सेड अथॉरिटी शैल सबमिट अ क्लोजर रिपोर्ट बिफोर द स्पेशल कोर्ट। कि अगर किसी मामले में इन्वेस्टिगेशन हुआ है, कोई ऑफेंस जो है मेड आउट नहीं होता है, तो जो अथॉरिटी जांच कर रही है ये सबमिट कर देगी अपनी क्लोजर रिपोर्ट, जिसको हम कहते हैं FR एज पर द प्रोटोकॉल ऑफ सेक्शन 173 सब क्लॉज 2 ऑफ CRPC। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत नहीं इसमें। अब यहाँ पर सब क्लॉज नंबर सी क्या बोलता है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इफ़ द कोर्ट विच हैज़ टेकन कॉग्निजेंस ऑफ द शेड्यूल ऑफेंस इज अदर देन द स्पेशल कोर्ट, कि कोई शेड्यूल ऑफेंस है पर उसका कॉग्निजेंस ऑलरेडी कोई कोर्ट ले चुकी है जो कि स्पेशल कोर्ट नहीं है, तो फिर उस सिनेरियो में क्या होगा? इट शैल, ये मैंडेटरी है, ऑन एप्लीकेशन बाय द अथॉरिटी ऑथराइज टू फाइल द कंप्लेंट अंडर दिस हेड commit the case relating to the scheduled offense to the special court, and the special court shall on receipt of such case proceed to deal with it from the stage at which it has been committed। अगर कोई स्पेशल कोर्ट या कोई ऑर्डरी कोर्ट है इसका दर्जा जो है कोर्ट ऑफ सेशंस के बराबर है, जो कि शेड्यूल ऑफेंस का कॉग्निजेंस ले चुकी है बिफोर कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट, इवन आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट ये कॉग्निजेंस जो है ले चुकी है, और ऐसी जानकारी स्पेशल कोर्ट की जानकारी में आती है कि प्रसंज्ञान जो है हो चुका है। तो यहाँ पर जो अथॉरिटी ऑथराइज्ड है टू फाइल द कंप्लेंट कंसर्न विद द ऑफेंस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग, वो उस कंसर्न कोर्ट में जो है दाखिल करेगी अर्जी अंडर सेक्शन 43 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज सी, कि ये जो शेड्यूल ऑफेंस है इट शुड बी ट्राइड बाय द स्पेशल कोर्ट, तो इसकी प्रॉपर ट्रायल के लिए इसको कमिट किया जाए टू द स्पेशल कोर्ट, और जैसे ही वो अर्जी फाइल होगी तो वो कंसर्न कोर्ट जो है स्पेशल कोर्ट को वो केस जो है कमिट कर देगा, और स्पेशल कोर्ट उस केस को डील करेगा फ्रॉम द स्टेज एट विच इट हैज़ बिन कमिटेड, जिस स्टेज से उसको मिला है वहीं से वो कंटिन्यू कर देगा। तो वहाँ पर 3 to 6 CRPC के प्रोविजन लागू नहीं होंगे, इट मीन्स डी नोवो ट्रायल नहीं होगा। सब क्लॉज नंबर डी क्या बोलता है? स्पेशल कोर्ट वाइल ट्राइंग द शेड्यूल ऑफेंस, अगर स्पेशल कोर्ट ट्रायल कर रहा है शेड्यूल ऑफेंस की और ऑफेंस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग शैल होल्ड ट्रायल इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ CRPC। तो कुल मिला के मैंने आपसे बार बार कहा है कि CRPC का ज्ञान आप सबको होना जरूरी है। जिसको ज्ञान CRPC का है तो वो एक्ट कोई सा भी हो उसको चला लेगा, पर अगर ज्ञान एक्ट्स का है, ज्ञान CRPC का नहीं है, तो भले कितने ही महारथी हो आप हिट नहीं कर पाओगे। तो कहने की बात ये कि सब क्लॉज नंबर डी क्या बोलता है कि स्पेशल कोर्ट अगर ट्रायल कर रहा है शेड्यूल ऑफेंस को या किसी ऐसे ऑफेंस को जो कि कंसर्न्ड विद द मनी लॉन्ड्रिंग, तो इस सिनेरियो में वो होल्ड करेगा ट्रायल को, पर ट्रायल करने की प्रक्रिया क्या होगी? ये वही प्रक्रिया होगी जो CRPC में है, जिसके संबंध में हमें एक ट्रायल जो है देखनी होगी। वो ट्रायल क्या है? ट्रायल ऑफ ऑफेंस बिफोर कोर्ट ऑफ सेशंस। तो सेक्शन 225 CRPC से कंटिन्यू जो प्रोविजन है सेशंस ट्रायल के उसको जो है पढ़ना पड़ेगा। इधर है। अब यहाँ पर 2 स्पष्टीकरण है फॉर रिमूवल ऑफ डाउट्स। पहला स्पष्टीकरण, द जुरिडिक्शन ऑफ द स्पेशल कोर्ट वाइल डीलिंग विद द ऑफेंस अंडर दिस हेड, कि जो जुरिडिक्शन है स्पेशल कोर्ट का अगर वो डील कर रहा है ऑफेंस को कंसर्निंग विद दिस हेड ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी और ट्रायल अंडर दिस हेड शैल नॉट बी डिपेंड अपॉन द ऑर्डर्स पास इन रिस्पेक्ट ऑफ शेड्यूल ऑफेंस एंड ट्रायल ऑफ बोथ सेट ऑफ ऑफेंसेज बाय द सेम कोर्ट शैल नॉट बी कंस्टिट्यूड एज ए ज्वाइंट ट्रायल। तो यहाँ पर चीज़ें जो है हमको समझनी पड़ेगी ताकि हम इजीली जो है इसका इंटरप्रिटेशन करके वर्कआउट कर सकें इन द प्रैक्टिकल वे ऑल्सो। इसको अपन पढ़ेंगे धीरे धीरे कि अब यहाँ पर क्या बातें आ रही है। पहली बात तो आ रही है जुरिडिक्शन ऑफ द स्पेशल कोर्ट। एक पार्ट तो ये आ गया कि स्पेशल कोर्ट का क्षेत्राधिकार अगर वो डील कर रहा है विद ऑफेंस अंडर दिस हेड, कि वो ऐसे ऑफेंस के संबंध में अपना जुरिडिक्शन एक्सरसाइज कर रहा है जो कि पनिशेबल है अंडर द PML एक्ट, कॉमा यहाँ पर लगाया गया है ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन हो या ड्यूरिंग इंक्वायरी हो या ड्यूरिंग ट्रायल हो अंडर दिस एक्ट से कंसर्न है, शैल नॉट डिपेंड अपॉन द ऑर्डर्स पास इन रिस्पेक्ट ऑफ शेड्यूल ऑफेंस, कि इसका जुरिडिक्शन अफेक्ट नहीं होगा अगर कोई ऑर्डर पास किए भी जा रहे हैं इन रिस्पेक्ट ऑफ शेड्यूल ऑफेंस। और जो ट्रायल है regarding both set of offences means the scheduled offence and the offence of money laundering by the same court shall not be constituted as a joint trial। अगर वो दोनों ऑफेंस एक जगह पर भी हैं, अगर उनकी ट्रायल भी हो रही है तो ये अजम्पशन नहीं लिया जाएगा कि कोर्ट जो है वो ज्वाइंट ट्रायल कर रहा है दोनों ही ऑफेंसेस की। तो ये एक स्पष्टीकरण है समझने के हिसाब से। दूसरा है द कंप्लेंट शैल बी डीम्ड टू इंक्लूड एनी सब्सिक्वेंट कंप्लेंट। अब यहाँ पर कई बार क्वेश्चन आता है कि क्या नया कंप्लेंट जो है फाइल कर सकती है अथॉरिटी? यस, अगर कंप्लेंट ऑलरेडी फाइल हुआ है और उस
केस में आगामी जांच चल रही है तो सब्सिक्वेंट कंप्लेंट भी जो है फाइल कर सकते हैं, विच शुड बी द आउटकम ऑफ फर्दर इन्वेस्टिगेशन। और एक बात ध्यान रखने की फर्दर इन्वेस्टिगेशन के आदेश कोर्ट से लेने होंगे। अगर अथॉरिटी बिना कोर्ट की परमिशन के या पॉइंट स्पेसिफिक करे कोई फर्दर इन्वेस्टिगेशन करती है तो ऐसी इन्वेस्टिगेशन गलत है। ऐसे कई लॉ रिसेंटली निकल के आए हैं, फिर भी ये लोग हवाला देते हैं 173 सब क्लॉज 8 CRPC का कि वी आर टोटली कम्पिटेंट विदाउट परमिशन फ्रॉम द कंसर्न मजिस्ट्रेट और द स्पेशल कोर्ट। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है यहाँ पर अगर आप देखते हैं सब क्लॉज नंबर 2 के अंदर कि सब्सिक्वेंट कंप्लेंट जो है फाइल हो सकती है इन रेस्पेक्ट ऑफ फर्दर इन्वेस्टिगेशन दैट मे बी कंडक्टेड टू ब्रिंग एनी फर्दर एविडेंस वेदर ऑक्यूलर और डॉक्यूमेंट्री अगेंस्ट द अक्यूज पर्सन इन्वॉल्व इन रेस्पेक्ट ऑफ एनी ऑफेंस, कि जो कि कंडक्ट की जा रही है और जिसके तहत या तो ओरल एविडेंस हो या डॉक्यूमेंट्री एविडेंस हो किसी अक्यूज के अगेंस्ट अगर वो करेक्ट होती है जिसका इन्वॉल्वमेंट जो है दिखाई देता है, तो उस सिनेरियो में सब्सिक्वेंट कंप्लेंट भी जो है अथॉरिटी फाइल कर सकती है। और ये जो कंप्लेंट सब्सिक्वेंटली आएगी जिसको हम बोलेंगे एडिशनल कंप्लेंट विच शैल बी द पार्ट ऑफ द ओरिजिनल कंप्लेंट। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि जो ओरिजिनल कंप्लेंट है उसके साथ जो है इसको मिलाकर या उसके साथ जो है इसको पढ़ा जाएगा। ये मोटा मोटा कहता है सब क्लॉज नंबर 2। अब सब क्लॉज नंबर 2 जो मेन वाला है वो क्या बोलता है, नथिंग कंटेंट इन दिस सेक्शन, की इस सेक्शन में कोई बात के होते हुए भी शैल बी डीम्ड टू अफेक्ट द स्पेशल पावर्स ऑफ द हाई कोर्ट रिगार्डिंग द बेल अंडर सेक्शन 409 ऑफ CRPC एंड द हाई कोर्ट में एक्सरसाइज सच पावर इंक्लूडिंग द पावर अंडर क्लॉज B ऑफ सबसेक्शन 1 ऑफ दैट सेक्शन एज if the reference to magistrate in that section include also a reference to special court designate under section 43। तो कहने की बात यह है कि इस सेक्शन में किसी बात के होते हुए भी जो हाईकोर्ट की पावर बेल की है वो अफेक्ट नहीं होगी और हाईकोर्ट इन पावर को एक्सरसाइज कर सकता है। अब बात करते हैं मेन सबसेक्शन 2 की। ये क्या बोलता है कि नथिंग कंटेंट इन दिस सेक्शन, कि इस सेक्शन में किसी बात के होते हुए भी शैल बी डीम टू अफेक्ट द स्पेशल पावर ऑफ हाईकोर्ट रिगार्डिंग बेल, की अगर पावर हाईकोर्ट के पास में है कोई स्पेशल पावर है बेल की तो ये सेक्शन उसको अफेक्ट नहीं करेगा और हाईकोर्ट इस पावर को एक्सरसाइज कर सकता है इंक्लूडिंग द पावर एज पर क्लॉज नंबर B ऑफ सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 44। क्लियर है। और उस कॉन्टेक्स्ट में जो रेफरेंस है मजिस्ट्रेट का वो माना जाएगा रेफरेंस ऑफ स्पेशल कोर्ट। ठीक है जी, यहाँ पर जो है ये लिखा गया है। और स्पेशल कोर्ट से क्या मतलब है कि ऐसा स्पेशल कोर्ट जो कि डेजिनेट है एज पर सेक्शन 43 ऑफ द PMLA या प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। तो ये तो एक बेसिक प्रोटोकॉल है कि हाई कोर्ट जो पावर एक्सरसाइज करेगा वो किसी भी रूप में कर्टेल नहीं होगी और जो स्पेशल कोर्ट की पावर है वो हाई कोर्ट एक्सरसाइज कर सकता है एज फार एज द ज्यूरिडिक्शन ऑफ बेल इज कंसर्न। तो ये तो बहुत छोटी सी बात है, समझ लेना है। अब आते हैं सेक्शन 45 के ऊपर। ये कहता है कि ऑफेंसेस क्या होंगे, उनका नेचर क्या होगा। नॉट अंडरस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन द CRPC में किसी बात के होते हुए भी नो पर्सन अक्यूज ऑफ एन ऑफेंस शैल बी रिलीज्ड ऑन बेल। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। और कई बार आप देख रहे हो कि बड़े बड़े नेता लोग जो हैं जेल में पड़े हुए हैं उनकी बेलें क्यों नहीं होती है, तो उसके लिए जो बेसिक शर्त है वो है धारा 45 की ट्विंस कंडीशंस को जो है सेटिस्फाई करना है कि वो हम पर लागू नहीं होती हैं। तो ये कहता है कि CRPC में किसी बात के होते हुए भी अक्यूज को जो है बेल पर रिलीज़ नहीं किया जाएगा। शैल नॉट बी रिलीज ऑन बेस अनलेस निम्नलिखित शर्तें जो है सेटिस्फाई ना हो जाए। पहली बात तो ये है। पर सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या कि हर ऑफेंस जो है वो कॉग्निजेबल होगा, नंबर 1। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये कि नो पर्सन अक्यूज ऑफ एन ऑफेंस पनिशेबल फॉर अ टर्म ऑफ पनिशमेंट ऑफ मोर देन 3 ईयर अंडर पार्ट A ऑफ शेड्यूल शैल बी रिलीज ऑन बेल और ऑन हिज ओन बेल अनलेस। तो कुल मिला के कोई अक्यूज पर्सन है वो बेल पर रिहा नहीं होगा कब तक, जब तक कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर को अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड ना दे दी जाए, नंबर 1। दूसरी बात, पब्लिक प्रोसिक्यूटर इस अर्जी को अगर अपोज करता है और कोर्ट के पास ग्राउंड है टू बिलीव दैट कि ये पर्सन जो है वो गिल्टी ऑफ ऑफेंस है और ये ऑफेंस जो है दोबारा कमिट करेगा, उसको बेल पर रिहा किया गया तो वहाँ पर उसको बेल नहीं दी जाएगी। तो ये यही कहलाती है ट्विंस कंडीशंस जो क्लॉज नंबर 2 में है। सबसे पहली बात कि ही मस्ट सेटिस्फाइड दैट ही इज़ नॉट गिल्टी ऑफ ऑफेंस एंड नंबर 2 ही विल नॉट कमिट एनी ऑफेंस इफ रिलीज ऑन बेल, तभी जाके बेल मिलेगी, अदरवाइज PML एक्ट में बेल मिलना बहुत मुश्किल है। प्रोवाइडेड दैट अ पर्सन हु इज़ अंडर द एज ऑफ 16 ईयर, कि अगर वो अक्यूज जो है वो 16 साल से कम उम्र की एज का है या कोई वुमेन है या कोई सिक है या इन्फॉर्म है, मींस बीमार है, हालत ख़राब हो रही है उसकी, और अक्यूज है इधर ऑफ हिज ओन और अलॉन्ग विद अदर को अक्यूज, या तो वो इंडिविजुअली अक्यूज है डायरेक्टली या वो को अक्यूज है और इन्वॉल्व है इन द केस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग कंसर्न विद सम ऑफ लेस देन 1 करोड़ रुपीज़ मे बी रिलीज्ड ऑन बेल इफ स्पेशल कोर्ट सो डायरेक्ट। तो कुल मिला के जो ये प्रोविजो है ये बात करता है कंसेशन की, कि अगर अक्यूज जो है जिसकी उम्र 16 साल से कम है या वो कोई महिला है या वो सिक है या इन्फॉर्म है और या वो मेन अक्यूज है, चाहे वो को अक्यूज हो, बट मनी लॉन्ड्रिंग का सम जो है 1 करोड़ से कम है, तो वहाँ पर उसका केस स्पेशल केस के रूप में कंसिडर करते हुए स्पेशल कोर्ट जो है उन्हें बेल दे सकता है। प्रोवाइडेड दैट द स्पेशल कोर्ट शैल नॉट टेक कॉग्निजेंस ऑफ एनी ऑफेंस, कि स्पेशल कोर्ट जो है
कॉग्निजेंस का ऑफेंस नहीं लेगा जो कि पनिशेबल है एज पर सेक्शन 4 ऑफ द PMLA, जब तक कंप्लेंट जो है राइटिंग में मेड ना हो बाय द डायरेक्टर। तो कुल मिला के कंप्लेंट जरूरी है प्रसंज्ञान लेने के लिए, और कंप्लेंट जो है फाइल करेगा डायरेक्टर या एनी ऑफिसर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट ऑथराइज्ड। दूसरी बात, बाय राइटिंग इन दिस बिहाफ बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट बाय जनरल और स्पेशल ऑर्डर मेड इन दिस बिहाफ बाय दैट गवर्नमेंट। तो जो भी ऑफिशियल है सेंट्रल गवर्नमेंट का या स्टेट गवर्नमेंट का वो कंप्लेंट जो है फाइल कर सकता है, बट ही मस्ट बी ऑथराइज बाय जनरल और स्पेशल ऑर्डर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, और ये ऑर्डर राइटिंग में होना चाहिए। जब तक ये चीज़ें नहीं है तब तक वो कंप्लेंट फाइल नहीं कर सकता है। तो कुल मिला के कंप्लेंट पर ही प्रसंज्ञान होगा एज फार एज द PMLA एक्ट इज कंसर्न। अब आते हैं सब क्लॉज नंबर 1A के ऊपर। वो क्या बोलता है कि नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन CRPC, की CRPC में किसी बात के होते हुए भी या इस एक्ट में कोई प्रोविजन के होते हुए भी नो पुलिस ऑफिसर शेल इन्वेस्टिगेट इनटू एन ऑफेंस अंडर दिस एक्ट अनलेस स्पेसिफिकली ऑथराइज, कि कोई भी पुलिस का अधिकारी एक्ट के मामलों में इन्वेस्टिगेट नहीं करेगा जब तक कि वो स्पेसिफिकली ऑथराइज ना हो बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, और उसके लिए जनरल या स्पेशल ऑर्डर चाहिए, और जो कंडीशंस उसमें लिखी हुई है उसको फुलफिल भी करना उस अधिकारी का कर्तव्य है। जब तक ऐसा नहीं है तब तक इन्वेस्टिगेशन भी इलीगल है। तो कभी घर पे आपके आ जावे तो उससे पूछिए कि भाई आपका क्षेत्राधिकार क्या है जांच का, आप क्या सेंट्रल गवर्नमेंट से ऑथराइज है, आप डॉक्यूमेंट देख सकते हैं, ये आपका अधिकार है। अगर आप डॉक्यूमेंट नहीं देखेंगे, आप अपने अधिकार को एक्सरसाइज नहीं करोगे, तो अल्टीमेटली आपके ही राइट्स अफेक्ट होने वाले हैं। अब सब क्लॉज नंबर 2 क्या बोलता है, द लिमिटेशन ऑन ग्रांटिंग बेल स्पेसिफाइड अंडर सबसेक्शन 1 इज इन एडिशन टू लिमिटेशन अंडर CRPC, की जो CRPC में लिमिटेशन है बेल की, उसके एडिशन में ये शर्तें होंगी। और CRPC के अलावा एनी अदर लॉ भी हम देख सकते हैं जो कि फोर्स में है, जो कि कंसर्न है विद ग्रांटिंग ऑफ बेल। अब यहाँ पर स्पष्टीकरण किया है फॉर रिमूवल ऑफ डाउट्स, यहाँ डाउट्स को रिमूव करने के लिए स्पष्ट किया गया है द एक्सप्रेशन ऑफेंस टू बी कॉग्निजेबल एंड नॉन बेलेबल शेल मीन एंड शेल बी डीम्ड हैव ऑलवेज मीन दैट ऑल द ऑफेंस अंडर दिस हेड शेल बी कॉग्निजेबल एंड नॉन बेलेबल, जिसका अभिप्राय ये है कि सभी ऑफेंस जो इस एक्ट में है वो कॉग्निजेबल हैं और नॉन बेलेबल हैं, भले ही CRPC में कोई बात कॉन्ट्रोडिक्टरी लिखी गई है। अकॉर्डिंगली जो ऑफिसर ऑथराइज्ड हैं वो अरेस्ट कर सकते हैं अक्यूज को विदाउट वारंट सब्जेक्ट टू द फुलफिलमेंट ऑफ कंडीशन जो कि स्पेसिफाई है धारा 19 के अंदर, और ऐसी कंडीशंस को जो कि इंश्राइन की गई है इस सेक्शन में, तो उसको फुलफिल करते हुए या उसके सब्जेक्ट रहते हुए ये अपनी अरेस्ट की पावर्स को भी एक्सरसाइज कर सकते हैं। बट अरेस्ट पर सुप्रीम कोर्ट ने बार बार कहा है कि अरेस्ट शुड नॉट बी मेड इन द रूटीन मैनर, तो इस बात का विशेष जो है ध्यान ऑथोरिटीज को रखना चाहिए, और से कई लॉ जो है बार बार निकल के आए हैं। जो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट है ये कानून से ऊपर नहीं है, और कानून को मानने के लिए और फॉलोअप करने के लिए ये बाध्य है। क्लियर है। अब सेक्शन 46 जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कहता है कि एप्लीकेशन ऑफ CRPC टू प्रोसीडिंग बिफोर द स्पेशल कोर्ट। अब सेक्शन 46 साथियों क्या कहता है, एप्लीकेशन ऑफ CRPC टू प्रोसीडिंग बिफोर द स्पेशल कोर्ट। क्लियर है। अब क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है, द प्रोविजन ऑफ CRPC सेव एज अदरवाइज प्रोवाइडेड इन दिस एक्ट, इस एक्ट में किसी बात के होते हुए जो प्रोविज़न है CRPC के वो अप्लाई होंगे टू द प्रोसीडिंग बिफोर द स्पेशल कोर्ट एंड फॉर द पर्पस ऑफ सेट प्रोविजन द स्पेशल कोर्ट शैल बी डीम्ड टू बी कोर्ट ऑफ सेशन। क्लियर है। तो जो कोर्ट ऑफ सेशंस की प्रोसीडिंग है जो CRPC में स्पष्ट की गई है, उसी प्रक्रिया के तहत स्पेशल कोर्ट जो है अपने पावर्स को एक्सरसाइज करेगा। सबसे पहली बात तो ये क्लियर हो गई अपने को। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, द पर्सन कंडक्टिंग द प्रोसिक्यूशन बिफोर द स्पेशल कोर्ट शैल बी डीम्ड टू बी अ पब्लिक प्रोसिक्यूटर। कोई व्यक्ति अगर प्रोसिक्यूशन को कंडक्ट कर रहा है तो ही शैल बी डीम्ड टू बी अ पब्लिक प्रोसिक्यूटर, बट पर्सन मीन्स ओनली द नेचुरल पर्सन, इट शैल नॉट इंक्लूड द आर्टिस्टिक और आर्टिफिशियल और जुरिस्टिक पर्सन। अब इसके नीचे प्रोविजन क्या है, द सेंट्रल गवर्नमेंट में ऑल्सो अपॉइंट फॉर वन केस और क्लास ऑफ केस अ स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो किसी विशेष अधिवक्ता को स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर भी अपॉइंट कर सकती है किसी केस के लिए। अ पर्सन शैल नॉट बी क्वालिफाइड टू बी अपॉइंटेड एज पब्लिक प्रोसिक्यूटर, की कोई व्यक्ति PP बनने के लिए या SP बनने के लिए ऑथराइज नहीं होगा अनलेस ही हैज़ बिन इन प्रैक्टिस एज एन एडवोकेट फॉर नॉट लेस देन 7 ईयर। अगर उसकी प्रैक्टिस 7 साल से कम है तो वो एलिजिबल नहीं है PP बनने के लिए या SPP बनने के लिए एज फार एज द स्पेशल कोर्ट्स प्रोसीडिंग्स आर कंसर्न। और उसकी ये प्रैक्टिस ये भी रिक्वायर करती है कि उसे स्पेशल नॉलेज हो लॉ के सब्जेक्ट की। अब सब क्लॉज नंबर 3 क्या बोलता है कि एवरी पर्सन अपॉइंटेड एज पब्लिक प्रोसिक्यूटर शैल बी डीम्ड टू बी अ पब्लिक सर्वेंट, और जिसके लिए प्रावधान जो है दिए गए हैं CRPC में, और ये प्रोविज़न जो है उन पर लागू होंगे स्ट्रेट फॉरवर्ड रूप में। तो ये कहता है सेक्शन 46। अब हम आते हैं 47 के ऊपर कि जब कोई ऑर्डर पास करेगा स्पेशल कोर्ट तो उसका अपील और रिवीजन कहाँ लाई करेगी अगर कोई ऑर्डर स्पेशल कोर्ट ने करा है। तो सेक्शन 47 जो है इसका समान रहता है कि अगर कोई ऑर्डर करा है स्पेशल कोर्ट ने तो उसकी अपील या निगरानी लाई करेगी उस हाई कोर्ट को जिसके लोकल जुरिडिक्शन में वो कंसर्न्ड स्पेशल कोर्ट जो है अपनी पावर को एक्सरसाइज कर रहा है। ये मोटा मोटी बात है। क्लियर है। अब
सेक्शन 48 को यदि हम देखते हैं, इसके साथ साथ हमको जो है पढ़ना पड़ेगा कि कौन कौन सी अथॉरिटीज़ जो है अपनी पावर को एक्सरसाइज करती हैं। तो सबसे पहले तो है डायरेक्टर, फिर है एडिशनल डायरेक्टर, जॉइंट डायरेक्टर, डेप्यूटी डायरेक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर और ऐसे ऑफिसर जो कि अपॉइंटेड हैं या ऑथोराइज हैं फॉर द पर्पज़ ऑफ दिस एक्ट। क्लियर है। और सेक्शन 49 जो है ये बात करता है इनकी अपॉइंटमेंट को लेकर कि इनका अपॉइंटमेंट जो है कैसे होगा। और सिंपल सी बात है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है अपॉइंट करेगी इन अथॉरिटीज़ को फॉर द पर्पज़ ऑफ प्रॉपर एग्जीक्यूशन ऑफ दिस एक्ट। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, सब क्लॉज नंबर 2 क्या बोलता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट में ऑथराइज डायरेक्टर और एडिशनल डायरेक्टर और जॉइंट डायरेक्टर और डेप्यूटी डायरेक्टर और रजिस्ट्रेशन डायरेक्टर अपॉइंटेड अंडर दिस सबसेक्शन टू अपॉइंट अदर अथॉरिटीज़ बिलो द रैंक ऑफ असिस्टेंट डायरेक्टर। कि यहाँ पर पावर जो हैं को दे सकते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट कि आप अन्य ऑफिसर को जो कि असिस्टेंट डायरेक्टर से नीचे के रैंक के हैं उनको आप अपॉइंट कर सको। और कुछ कंडीशंस और लिमिटेशन सेंट्रल गवर्नमेंट लगा सकती है, इम्पोज कर सकती है और उसके तहत ही इनको अपने पावर और अपनी ड्यूटीज़ को जो है फुलफिल करना है और पावर्स को अपने एक्सरसाइज करना है जो कि इम्पोज है अकॉर्डिंगली इन कॉन्सोनेंस विद द एक्ट। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात है धारा 50। इस पर रिसेंट इंटरप्रिटेशन भी आया है कि धारा 50 के तहत जो है अरेस्ट नहीं किया जा सकता अगर डॉक्यूमेंट को सम्मान किया गया है। तो अगर आपने पढ़ा हो इस चीज़ को तो आपको ये चीज़ ध्यान में रहनी चाहिए। क्लियर है। धारा 50 क्या बोलता है? Power of authority regarding summon, production of document to give evidence. The director shall, for the purpose of section 13, shall have the same power vested in a कंसर्न सिविल कोड। कि जो डायरेक्टर है उसकी पावर वही होंगे जो सिविल कोड में निहित है एज पर द प्रोटोकॉल ऑफ सीपीसी। वो पावर्स क्या क्या है? डिस्कवरी ऑफ डॉक्यूमेंट, इन्फोर्सिंग द अटेंडेंस ऑफ एनी पर्सन, कंपेलिंग द प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स और रिकॉर्ड, रिसीविंग एविडेंस ऑन एफिडेविट, ये इशू कर सकते हैं कमीशन की किसी विटनेस को एग्जामिन कर सकें और सारी पावर्स को एक्सरसाइज कर सकते हैं जो सिविल कोड एक्सरसाइज कर सकता है एज पर द प्रोटोकॉल ऑफ सीपीसी। जो डायरेक्टर होंगे या एडिशनल डायरेक्टर होंगे या जॉइंट डायरेक्टर होंगे या डेप्यूटी डायरेक्टर होंगे या असिस्टेंट डायरेक्टर होंगे उनकी वही पावर्स हैं। करते हैं सब क्लॉज नंबर 2 की कि जो डायरेक्टर है, एडिशनल डायरेक्टर है, जॉइंट डायरेक्टर है, डेप्यूटी डायरेक्टर है या असिस्टेंट डायरेक्टर है, उनकी पावर है टू समन एनी पर्सन जिसकी अटेंडेंस जो है नेसेसरी है ताकि इस केस में अगर कोई इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है और रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट किया जा रहा है तो वो इजीली जो है कलेक्ट की जा सके। जिन व्यक्तियों को सम्मन किया गया है वो बाउंड हैं टू अटेंड द ऑफिस ऑफ द ईडी एज पर द प्रोटोकॉल। और जो प्रोसीडिंग्स हैं उन पर जो सेक्शन 193 है और सेक्शन 228 आईपीसी के प्रावधान जो है वो लागू होंगे। इस बात को आपको नोट रखना है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, सब्जेक्ट टू एनी रूल्स मेड इन दिस बिहाफ बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एनी ऑफिसर रेफर्ड इन सबसेक्शन 2 में इम्पाउंड और रिटेन इन इस कस्टडी। अब सब क्लॉज नंबर 5 क्या बोलता है कि जो भी रूल्स बने हुए हैं उसके अधीन रहते हुए जो कंसर्न ऑफिशियल्स हैं वो किसी रिकॉर्ड को रिटेन या इम्पाउंड कर सकते हैं जो कि कस्टडी में है फॉर द पर्पज ऑफ प्रोसीडिंग अंडर दिस एक्ट, प्रोवाइडेड दैट कि ये जो डायरेक्टर है यहाँ पर आपके राइट आ गया, ये असिस्टेंट डायरेक्टर है या डेप्यूटी डायरेक्टर है, ये रिकॉर्ड को इम्पाउंड नहीं करेगा और ये रिटेन नहीं कर सकते उन रिकॉर्ड्स को 3 महीने से ज़्यादा। सबसे इंपॉर्टेंट है। और अगर ऐसा करना है उनको तो इनको अप्रूवल लेना पड़ेगा जॉइंट डायरेक्टर का। अगर ऐसा नहीं है तो वो रिकॉर्ड जो है तुरंत प्रभाव से इनको रिलीज़ जो है वो करना पड़ेगा। और सेक्शन 51 जो है बात करता है इनके जुरिडिक्शन की कि इनको अपनी पावर जो है वो कहाँ का एक्सरसाइज करनी है और उसके लिए प्रोविजंस जो है वो क्या है। तो ये सिंपल चीज़ें वो आप जो है देख लेना। बाकी धारा 52, 53, 54 और 55 जो है इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, थ्योरेटिकल है, इसको आप अपने हिसाब से जो है पढ़ लेना। साथियों, आज की वीडियो में हमने जाना कि स्पेशल कोर्ट्स क्या है, उनकी पावर्स क्या है, कंपोजिशन क्या है और वो कैसे कैसे अपराधों का जो है प्रसंज्ञान लेंगे और सीआरपीसी का योगदान क्या है इन द प्रोसीडिंग ऑफ पीएमएलए। तो साथियों, उम्मीद करता हूँ कि आपको टॉपिक जो है वो पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा ताकि जो ये सीरीज़ मैंने बनाई है पीएमएलए पे इसको अपन जो है सफल कर सकें। आने वाले टाइम पे कस्टम पे, फूड सेफ्टी पर भी सीरीज़ लेके आऊँगा ताकि पूरा का पूरा एक्टिव में कवर कर लो थ्योरेटिकल एंगल से, ताकि हमें कोई दिक्कत जो है नहीं हो और हम इजीली जो है चीज़ों को कंटेस्ट कर सकें। साथियों, मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।